बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। रिक्वायरमेंट एनालिसिस को सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी कहा जाता है। तो कहीं पे अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या डिफरेंस है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि बोथ आर सेम थिंग। ओके, अच्छा, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या नीड थी, इन्हें क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया? तो डिफरेंट रीजंस थी, डिफरेंट सिनेरियोज थे जहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स फेल हो रहे थे। बहुत से प्रोजेक्ट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो आपके प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं। ठीक है, फेल होने की रीज़न होती है कि आपके पास जैसे ही आती है कोई भी डेवलपमेंट के लिए डिमांड आती है, तो आप क्या करते हैं कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फुली अंडरस्टैंड किए बगैर 100% उन्हें अंडरस्टैंड किए बगैर डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर क्या होता है कि इन बिटवीन कहीं पे जाके आपका प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। यही वजह है कि आपने रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड नहीं किया। रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड नहीं किया तो हो सकता है कि कस्टमर की जो बेसिक नीड है वही फुलफिल नहीं हो रही। तो आपके प्रोजेक्ट फेलियर के चांसेस कम करने के लिए फुली तो रिमूव नहीं किए जा सकते, और भी डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, सिर्फ यही एक फैक्टर तो नहीं हो सकता। तो क्या नाम है, इस चीज़ को कम करने के लिए रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन को इंट्रोड्यूस करवाया गया। और ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का बहुत इम्पॉर्टेंट फेज है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे गौर करें अगर आप लोग, तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशंस ये दो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, दो डिफरेंट टर्म्स हैं आपके पास। तो दोनों को वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले कि रिक्वायरमेंट होती क्या है। तो रिक्वायरमेंट बेसिकली इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर के कस्टमर को बेसिकली आपकी प्रोडक्ट, आपके सॉफ्टवेयर से क्या चाहिए, वो उसकी कौन सी नीड है जो वो उस सॉफ्टवेयर के थ्रू फुलफिल करवाना चाह रहा है। ठीक है, अगर बाय डेफिनेशन में इससे कहूँ तो द एम इज़ टू गैदर द कस्टमर रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन about the product or software in order to create the best product as per need, कि कस्टमर की नीड के मुताबिक फिर क्या करें, आप बेस्ट प्रोडक्ट डेवलप करें। ओके, देन आता है स्पेसिफिकेशन। तो स्पेसिफिकेशन क्या होता है? बेसिकली इट्स अ डॉक्यूमेंट। अब आपने जो रिक्वायरमेंट्स गैदर की हैं, आपने उन्हें क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना है। ओके, सिंपली स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, ये डॉक्यूमेंट है। तो बाय डेफिनेशन इसे मैं अगर बताऊं, The requirements will be then systematically organized into a document. Systematically आपको पता है स्टेप बाय स्टेप क्या किया जाता है, वो जो रिक्वायरमेंट्स आपने गैदर की हैं उन्हें ऑर्गेनाइज किया जाता है एक डॉक्यूमेंट में, which will be also called specification document. इसे स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है या SRS भी कहा जाता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ओके, अब ये जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग की बात हो रही है ना, ये बेसिकली कर कौन रहा होता है? आपकी टीम होती है, आपकी टीम में डिफरेंट पर्सन डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो सिस्टम एनालिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस वाला एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, और ये बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं। ओके, और ये डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हैं और फिर एनालिसिस करते हैं स्पेसिफिकेशंस का। अच्छा, अब देखते हैं कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन का बेसिक गोल क्या है। ठीक है, नीड तो मैंने आपको बता दी कि इसकी नीड क्या थी, कि प्रोजेक्ट फेलियर के चांसेस कम हो, इसलिए इसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब इसका गोल क्या है? इंट्रोड्यूस तो करवाया गया, लेकिन किसी गोल के साथ इसे इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो इसका मेन गोल क्या है वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या किया जाता है इसमें, इसमें फिर हम यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को फुली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सिस्टम एनालिस्ट जो होते हैं वो आपके यूज़र के साथ, आपके कस्टमर के साथ मीटिंग करते हैं, और उन मीटिंग्स में वो ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि कस्टमर बेसिकली सॉफ्टवेयर से अपनी कौन सी नीड्स को कंप्लीट करवाना चाह रहा है। उसके लिए वो क्या करते हैं कि कस्टमर के साथ वो उससे उसकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी नीड को डिस्कस करते हैं, हर एक फैक्टर को डिस्कस करते हैं, हर एक फैक्ट को डिस्कस करते हैं कि इस फैक्ट में आपको इसकी ज़रूरत है, इस तरह से इसको आपको इसकी ज़रूरत है। जो भी चीज़ होती है
एक माइनर सा पॉइंट भी उन मीटिंग्स में डिस्कस किया जाता है, क्योंकि हमने फुली 100% कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करना होता है। तो जब तक हम खुल के किसी से बात नहीं करेंगे, हम उसकी नीड को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फिर डिफरेंट मीटिंग्स होती हैं सिस्टम एनालिस्ट और आपके कस्टमर के दरमियान, और हर एक रिक्वायरमेंट को डिस्कस किया जाता है, हर एक रिक्वायरमेंट को गैदर किया जाता है। और ये ज़बानी कलामी बातें नहीं हो रही होती, इन्हें रिटन फॉर्म में डिस्कस किया जा रहा होता है, रिटन फॉर्म में इन्हें गैदर किया जा रहा होता है। मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं इसके लिए, ओके। तो बेसिक गोल क्या हो गया कि यूज़र रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट अंडरस्टैंड करना एंड प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट अंडरस्टैंड करना। ये दो बेसिक गोल हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन के, कि आपने पहले रिक्वायरमेंट को गैदर किया, फिर उन्हें डॉक्यूमेंट किया, और वो रिक्वायरमेंट गैदर हुई, डॉक्यूमेंट हुई, लेकिन वो कम्प्लीटली क्या बता रही हैं, यूज़र रिक्वायरमेंट्स को भी और प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स को भी। अब यहाँ पे देखें कि मैंने कहा कि कस्टमर डिफरेंट सॉफ्टवेयर एनालिस्ट जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके रिक्वायरमेंट्स को गैदर करता है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मेंशन हैं जिन्हें आपके सिस्टम एनालिस्ट यूज़ करते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट्स को क्लियर वर्डिंग में यहाँ पे मेंशन करते हैं। जैसे कि वो ये व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, कि बेसिकली कस्टमर को प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने ये चीज़ अंडरस्टैंड की। वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, अब इसको सॉल्व करना क्यों ज़रूरी है। प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाएगा, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाएगा, और इनको आप क्या करेंगे, फिर कस्टमर के साथ डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम, अब जो प्रॉब्लम है, मतलब जो कस्टमर चीज़ बनवाना चाह रहा है उसे प्रॉब्लम कहा जा रहा है, तो वो सॉल्व करने के लिए पॉसिबल सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं, जो भी सिस्टम एनालिस्ट के पास होंगे वो मेंशन कर देगा। अगर कस्टमर के पास अपना कोई सॉल्यूशन है तो वो भी बता देगा, ठीक है, कि नहीं आप इसको इस तरह से नहीं, इस तरह से यूज़ करें, ये मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ रहा है जो आपका मेथड है। कस्टमर ज़ाहिर अपनी नीड बताएगा ना कि आपका मेथड जो है मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा इस तरह से शॉर्ट कर दें। अगर इस तरह से आपकी मेरी ये रिक्वायरमेंट ख़त्म हो रही है तो बेशक इसको ख़त्म कर दें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मैं तो इसे ऑप्शनली रख रहा था, ठीक। तो इस तरह से ये डिस्कशंस हो रही होती हैं। फिर सॉफ्टवेयर की एग्जैक्ट इनपुट्स क्या हैं और आउटपुट्स क्या हैं वो भी यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दी जाती हैं। इसमें कौन कौन सी कम्प्लेक्सिटीज़ आएंगी ड्यूरिंग डेवलपमेंट, हमें कौन कौन सी कम्प्लेक्सिटीज़ अराइज होंगी। तो ये सारी चीज़ें फिर यहाँ पे रिक्वायरमेंट का जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे रिटन फॉर्म में फिर कस्टमर के साथ डिस्कस कर ली जाती हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं ये फिर आपकी बहुत सी कन्फ्यूजन को क्लियर कर देते हैं। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद, रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन लेने के बाद, इन क्वेश्चंस को क्लियर करने के बाद, अब सिस्टम एनालिस्ट क्या करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट्स में, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स में अगर कोई भी इनकन्सिस्टेंसीज हैं, कोई भी एनामलीज हैं, यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, कोई भी इनकम्प्लीटनेस है, तो वो सारी चीज़ों को रिमूव कर देता है। ओके, कोई भी इनकम्प्लीट वर्डिंग नहीं रहने देता, कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं रहने देता, कोई भी एम्बिगुइटी नहीं रहने देता कि कोई भी चीज़ रिपीट हो रही हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म कर दी जाती हैं। ओके, रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद आपके पास जो दूसरी एक्टिविटी आती है दैट इज़ स्पेसिफिकेशन। ओके, स्पेसिफिकेशंस को एक्सटर्नल डिज़ाइन भी कहा जाता है। एक्सटर्नल डिज़ाइन कहने की रीज़न ये है कि इसमें आपकी प्रोडक्ट का एक्सटर्नल व्यू डिस्कस किया जा रहा होता है कि आपकी प्रोडक्ट दिखने में कैसी होगी, उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन सी होंगी, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन सी होंगी। तो ये सारी इमेजिनेशंस होती हैं अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट, ओके। और ये इमेजिनेशंस कस्टमर के साथ डिस्कस करने के बाद ही वहाँ पे डॉक्यूमेंट में क्या नाम है पुट की जा रही होती हैं, ओके। तो ये जो दोनों एक्टिविटीज़ हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशंस के बाद, अकॉर्डिंग टू SDLC आपके पास एक डॉक्यूमेंट आता है जिसे SRS कहा जाता है। जब भी कोई प्रोडक्ट बनाई जाए, जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाए, तो उसका SRS लाजमी होता है, इट्स इनिशियल एक्टिविटी। अगर आप विदाउट SRS कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं तो 100 नहीं तो 99% चांस हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है वो फेल हो जाएगा, ओके। इसलिए SRS बहुत इम्पोर्टेंस रखता है इन SDLC। SRS डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो कि आपके सॉफ्टवेयर का बिहेवियर डिफाइन करता है। मैंने आपको बताया ये एक्सटर्नल डिज़ाइन होता है, इसमें आपके सॉफ्टवेयर की
फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को बहुत क्लियर कट वर्डिंग में डिस्कस किया जा रहा होता है। ओके, देन एसआरएस को यूज कौन कौन करता है? तो एसआरएस को डिफरेंट यूजर यूज करते हैं, लाइक आपकी टीम भी यूज करती है और कस्टमर भी यूज कर रहा होता है। आपकी टीम किस तरह यूज कर रही होती है? आपकी टीम में सबसे पहले तो डेवलपमेंट टीम जो है वो इसे यूज़ कर रही होती है, क्योंकि डेवलपमेंट टीम को पहले तो बताया जाता है ना कि आपने बनाना क्या है। वो डेवलपमेंट टीम देखती है, अपने व्यूज़ देती है उस पे। तो क्या नाम है, एसआरएस में अगर उन्हें कहीं कुछ लग रहा हो चेंजेस वगैरह, वो चेंजेस करवा सकते हैं। फिर ज़ाहिर है डेवलपमेंट टीम को पता होगा कि मैंने बनाना क्या है, तभी जाके वो कोई भी प्रोडक्ट बना सकेंगे। तो इसके लिए उन्हें पहले एसआरएस को स्टडी करना ज़रूरी होता है। तो ये जो आपका एसआरएस होता है ये आपकी डेवलपमेंट टीम के पास जाता है, वो आपके यूज़र होते हैं, एसआरएस के यूज़र होते हैं। ओके, देन मेंटेनेंस टीम के कहीं पे भी आफ्टर सॉफ्टवेयर डिलीवरी कहीं पे भी आपके पास कंप्लेन आती है कि भाई आपका सॉफ्टवेयर जो है वो सही से वर्क नहीं कर रहा, तो इसको मेंटेन करके दें। तो उसके लिए फिर आपकी जो मेंटेनेंस टीम है उसे सॉफ्टवेयर एसआरएस को देखना होगा, और एसआरएस में वो ये देखेगी कि इस सॉफ्टवेयर की फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और इसे हमने किस तरह से मेंटेन करना है। ओके, तो फिर आपकी मेंटेनेंस टीम भी इसकी यूज़र होगी, आपके एसआरएस की यूज़र होगी। देन आपका क्लाइंट, ज़ाहिर है आपके क्लाइंट से डिस्कशन के बाद ये रिक्वायरमेंट्स जो हैं ये सारी गैदर हुई हैं। ऐसा तो नहीं हुआ कि कस्टमर ने सिर्फ आपको बातें बताई और चला गया। आपने वो सारा कुछ डॉक्यूमेंट करके उसके साथ डिस्कस किया हुआ है, वो भी इसका यूज़र है, वो भी इसे यूज़ करेगा। ओके, क्योंकि एक कॉपी उसके पास होती है, वो भी देख रहा होता है और आपके पास भी एक कॉपी होती है। वो फिर बाद में बताता है कि अच्छा आपने जो एसआरएस दिया था वो ये था और आपने बनाया भी इसी के अकॉर्डिंग है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने सिर्फ अपने पास कॉपी रखी उसे दी नहीं और बाद में आप अपनी ज़ुबान से मुकर रहे हैं कि भाई तुमने मुझे उस टाइम ये बात कही थी, मैंने ये लिखी हुई है। आपके पास प्रूफ है तो उसके पास भी प्रूफ होना चाहिए ना, ठीक है। तो दोनों के पास कॉपीज होती हैं। देन टेक्निकल राइटर्स, ये भी आपके यूज़र होते हैं कि आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डॉक्यूमेंटेशन हो रही होती है, हर चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, उसके लिए टेक्निकल राइटर्स होते हैं। तो आपका जो सॉफ्टवेयर की डॉक्यूमेंटेशन बन रही होती है उसके लिए जो बेस रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, वो आपके एसआरएस से ही मिल रही होती हैं। तो आपके टेक्निकल राइटर्स भी फिर इसके यूज़र होते हैं। तो ये डिफरेंट यूज़र्स होते हैं जो एसआरएस को यूज़ करते हैं। अब एसआरएस बनता कैसे है, फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स किस तरह से बनाई जाती हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स द एंड ऑफ योर लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।